बैच 5 से हैं वो बता दें कि कितने लोग जो हैं वो बैच 5 से हैं। बैच 6, बैच 5, अच्छा यानी कि बैच 5 बैच 6 दोनों इकट्ठा चल रहा है। ओके अच्छा, हम क्यूरीज पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूरीज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन ये आती है कि जो मॉड्यूल हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते। मॉड्यूल्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते। और अगर मैं शायद साथ साथ मैं पोर्टल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि एक चीज़ हम प्रॉपर डिस्कस करते रहें कि वो सिंक्रोनाइज अगर सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है या सिंक्रोनाइज का मतलब है। सिंक्रोनाइजेशन में सबको एक प्रॉब्लम आती है या सिंक्रोनाइज मतलब जिस तरह की डिस्कशन आ रही है। IMDb मूवी सेंटीमेंट बैच 4। ओके मुजाहिद, बैच 4 से आप लोग हैं। अच्छा, बैच 4 का एक बच्चा मेरे पास इंटर्नशिप भी कर रहा है मुजाहिद। यस, बुरहान इस बैच से है। ही इज वर्किंग विद अस। बैच 3 ओके ओके बैच 3, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, मैं साथ डेटा साइंस को अपलोड वो भी देख लेता हूँ, क्या कहते हैं इसको, भी देख लेता हूँ डेटा साइंस, ताकि मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली वर्किंग कैसे चल रही होती है। और हम उसको कैसे लेके चल रहे हैं। ओके बच्चों, अच्छा, फैक्ट क्या आता है कि जो हम क्यूरीज वगैरह डिस्कस कर रहे हैं या क्यूरीज जो हमारी आती रहती हैं या क्यूरी क्यूरी इस वजह से आती है जब आप लोग काम करते हो। डेफिनेटली क्यूरी तभी रेस होती है जब आप लोग काम कर रहे होते हो, दिल लगा के काम करते हो तो क्यूरी रेस होती है, क्यूरी आती है। क्यूरी आपको तभी आती है जब आप काम करना सीखते हो या काम करना स्टार्ट करते हो। ओके ज़ीशान, ज़ीशान मुझे अपना बैच बता दो। सर कोई नोट्स ETC मिल सकते हैं आज आपकी, ये जो आपके नोट्स वगैरह हैं या जो इस तरह की जितनी भी क्यूरीज हैं, आई विल ट्राई कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं कि आप लोगों को कहाँ से करवाई जाती हैं, ये क्या चीज़ होती है। मॉड्यूल्स बैच 5 ज़ीशान, ओके फ्रॉम बैच 6 अवैस मुगल, दैट्स गुड टू नो। सो मेरे पास बैच 6 बैच 5 बैच 3 और बैच 4 से सब लिंक्ड हैं आज। बैच 6 इंटर्नशिप में एक्चुअली जो इंटर्नशिप वाली बात है, इंटर्नशिप हो गया, वर्किंग हो गई, ईच एंड एवरीथिंग होगी, वो हम एंड पे डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ कि आज एक्चुअली इंटर्नशिप का क्राइटेरिया क्या होता है। आप लोग यहाँ पर मेरे पास इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं। इंटर्नशिप में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ आपकी इंटर्नशिप में आएगी। सो एवरीथिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंक्लूडिंग द क्यूरीज दैट यू गाइस हैव। अब क्यूरी डेफिनेटली जैसे मैं बता रहा हूँ, क्यूरी आपको स्लाइड शेयर आल्सो, यस, एवरीथिंग जो भी हमारे जो कंसर्न्स हैं, जहाँ पे स्लाइड्स आती हैं, जहाँ पर जो भी चीज़ डिस्कस हुई है वो सब आज इस सेशन का पार्ट होगा। आज इस सेशन में लेके चलेंगे। अच्छा, पहले आते हैं कि ये मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। अच्छा, पहले अगर बात करते हैं गेटिंग स्टार्ट की, तो गेटिंग स्टार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ यहाँ पे इस जगह पर मे बी यू, ओके, थैंक यू मुजाहिद, थैंक यू। अच्छा, मे यू लिव लॉन्ग आपने लिखा है, सो दैट्स गुड थिंग। सर गिव मी द परमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग सर। अच्छा सैफुल्लाह, यहाँ पर बच्चे रिकॉर्डिंग आपको वैसे पोर्टल से भी मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्डिंग जो है पोर्टल से मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे सबको अलाउ करता हूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट फिर कहीं ना कहीं ग्लिच कर जाएगा तो आपकी कोई चीज़ रह जाएगी। और सम टाइम अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन देता हूँ तो अगर मेरा इंटरनेट यूज़ करेगा तो आप होस्ट बन जाओगे। सो माजरत इस वजह से, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग आज की डेट में ही शेयर कर दूंगा। नहीं मुजाहिद और बाकी सबसे मैं ये एक चीज़ है कि आपको आज की डेट में ही ये रिकॉर्डिंग मैं खुद यहाँ पे अपडेट करूंगा पोर्टल पे, और मैं आपको ग्रुप में बता भी दूंगा, जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना। आप में से जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं है वो भी मुझे एंड पे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको लोगों को ऐड करवा दूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पहले वाले पार्ट की, ये वाला जो पार्ट है ये जस्ट एक इंट्रो है डेटा साइंस का, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस के डेटा साइंस एक्चुअली है क्या। फिर टेक्निकल पॉइंट पे इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस है, ये टेक्निकल है।
ये टेक्निकल ओवरव्यू है कि डेटा साइंस का टेक्निकल ओवरव्यू क्या है या डेटा साइंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अच्छा, फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा साइंस हमारी जॉब लाइफ में। जॉब की कैटेगरी में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, जॉब की कैटेगरी में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को ऐड करवा देता हूँ। मैं डिफ़िकल्ट है। अच्छा ठीक है अवैस, मैं एक्चुअली आपके क्विज़ रिप्लेस करने लगा हूँ अवैस, आपके क्विज़ हैं वो सारे रिप्लेस होने लगे हैं। जो डेटा साइंस के जो क्विज़ थे, मैं एक्चुअली बच्चों आपको एक नंबर सेंड करूँगा, आपने उस नंबर पे अपनी क्यूरी रेज़ करनी है कि आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ताकि ये तलहा साजिद, ये अभी रिसेंटली ग्रुप बना है, अभी 1 या 2 दिन में ग्रुप बने हुए, तो इस वजह से ये सेशन रखे गए थे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ग्रुप बना दिए गए हैं और आप लोग उन ग्रुप्स में ऐड हो जाओ। तो इसी वजह से आपसे मैंने कहा है कि आपको मैं एक नंबर दूंगा एंड पे, आप उस नंबर पे अपने व्हाट्सएप के लिए शेयर करेंगे। नहीं, पोर्टल पे नहीं होंगे, ये डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूँ ना, इस मॉड्यूल में जो स्पेशली ये वाला मॉड्यूल है, इसमें बताया जाता है कि आपकी डेली बेसिस पे या डेली लाइफ में आप डेटा साइंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। नो डाउट इसमें छोटे से की पॉइंट्स हैं। डेली बेसिस के ऊपर आप क्या-क्या चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं या कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। छोटा-सा एक की पॉइंट है कि आपका एआई के अंदर क्या डिफरेंस है। मैं मॉड्यूल्स क्विज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा, तो क्विज़ के लिए आपने परेशानी। अच्छा, इसके बाद ना ये जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन इन डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन टू पाइथन इन डेटा साइंस, ये देना लाजमी था। क्यों? ये सिर्फ इंट्रो इस वजह से है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, जिसको हम यूटिलाइज करने जाएंगे। और पाइथन आपको सिर्फ उतनी ही आनी चाहिए जितनी डेटा साइंस के लिए यूज हो जाती है। डेटा साइंस एक्चुअली ये पूरा का पूरा कोर्स गारंटीड है, ये पूरा का पूरा कोर्स गारंटीड है कि अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें करके जाते हो तो आपको जॉब हर हाल में मिलेगी। एवरी केस आपको जॉब अवेलेबल होगी, एवरी केस आपको जॉब मिलेगी, ये गारंटेड होता है। इसी वजह से हमने वो मॉड्यूल्स ऐड किए या मैंने वो मॉड्यूल्स यहाँ पे करवाए थे जिनसे आप मार्केट में जाके जॉब ले सकते हो, आपको मार्केट में जॉब अवेलेबल होगी। जॉब अवेलेबल, क्योंकि देखो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको, आप आगे जाके जॉब करना चाहते हो या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। अच्छा, जब भी कोई एआई या डेटा साइंस या इस तरह का मशीन लर्निंग का कोई भी चीज स्टार्ट होती है, व्हेन एवर इन द लाइफ इट स्टार्ट, स्टेट स्पेस से स्टार्ट होती है। स्टेट स्पेस स्टेट स्पेस प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। बच्चों, आपका एलएमएस का जो अकाउंट है वो आपका वैलिड रहेगा, तकरीबन 6 माह तक वैलिड रहता है। वैलिड 6 माह के बाद आपका 2 माह और, यानी कि टोटल आपका 8 माह तक एलएमएस का अकाउंट जो है वैलिड रहता है। अच्छा, स्टेट स्पेस को अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं ना, सिंपल, अब मैं सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस करूंगा, इससे फायदा ये होगा कि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि डेटा साइंस कैसे चल रहा है। ये पूरा का पूरा डेटा साइंस जो है ये चलेगा कैसे कोर्स। अगर स्टेट स्पेस की बात की जाए, आप लोग किसी बैंक वालों को सोल्यूशन बना के देते हो, बैंक वालों को सोल्यूशन बना के देते हो। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, बैंक वाले कहते हैं हमें ये वाला सोल्यूशन चाहिए, ये है डिजायर आउटपुट, इसको डीओ कहते हैं। आपका सोल्यूशन आ जाता है इधर, आपका सोल्यूशन ये आ जाता है। अब दरमियान में आ गया गैप, दरमियान में आ गया गैप। अब ये गैप है, हाँ एग्जैक्टली जिशान सही कह रहे हो। अच्छा, दरमियान में आ गया गैप। स्टेट स्पेस एक्चुअली क्या करती है, जो स्टेट स्पेस का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो स्टेट स्पेस इस वजह से ये काम करती है, स्टेट स्पेस बताती है इन दोनों के दरमियान का गैप क्या आ रहा है। गैप क्या है? इसको कहते हैं डिस्पैरिटी, इसको कहते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी बिटवीन टू आउटपुट्स, ये है डिजायर आउटपुट जो आपको चाहिए, ये है डिजायर आउटपुट जो आपको चाहिए, और ये वाली आउटपुट आ गई है जो आपको नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई। सो डिस्पैरिटी बिटवीन द आउटपुट यू गेट एंड आउटपुट यू नीड, ये वाली जो आउटपुट है ये आपको चाहिए, ये नीड है, और ये आ गई है। So disparity between the output and output you need is known as state space. तो बैंकिंग सिस्टम में सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो स्टेट स्पेस से। बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, आपकी बहुत सी और प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेट स्पेस में आपने शॉर्ट पाथ फाइंड आउट करना है, शॉर्ट पाथ।
कि आप कितनी जल्दी सोल्यूशन पे आ सकते हो, कितनी जल्दी आप सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो, सोल्यूशन बना सकते हो, सोल्यूशन के बारे में बता सकते हो। तो स्टेट स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से स्टेट स्पेस से स्टार्ट किया जाता है। फिर इसके बाद स्टेट स्पेस के बाद सबसे बड़ी टर्म यूज की जाती है लीनियर रिग्रेशन की, सबसे बड़ी टर्म यूज की जाती है इसके बाद लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन क्या है? अगर हम स्टेट स्पेस, ये वाला एक एल्गो है, ये L1 AL1 है, एल्गो 1। अब यहाँ पर हाउ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, स्टेट स्पेस क्यूरी, बेस्ट पाथ फाइंडिंग, ये है एल्गो 2 AL2। ये क्यों है? ये क्यों है? अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम रह जाती है, स्टेट स्पेस जिस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता, स्टेट स्पेस जिसको सॉल्व नहीं कर सकता, उसको लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करके देता है, उसको लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करके देता है। जो स्टेट स्पेस जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, उसको लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करके देगा। अब लीनियर रिग्रेशन आपको क्या करता है, एक ग्राफिकल डेटा के ऊपर आपको बताता है कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और इजीएस्ट पाथ कौन सा है। स्टेट स्पेस भी पाथ फाइंड कर रही है, स्टेट स्पेस भी आपको सोल्यूशन दे रही है, स्टेट स्पेस भी आपको सोल्यूशन दे रही है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन स्टेट स्पेस से बेस्ट सोल्यूशन देता है। सम केसेस में जो लीनियर रिग्रेशन है वो स्टेट स्पेस से बेस्ट सोल्यूशन देता है। इसी वजह से इसको यहाँ पे रखा गया था कि आप ये बता दो कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हम क्यों यूज करते हैं किसी भी फाइंडिंग में। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी मूवी की, यहाँ पे एग्जांपल्स आई हैं मूवीज के ऊपर। IMDb पे जो रेटिंग आती है, IMDb पे जो रेटिंग आती है वो ऑटो आती है। वो ऑटो रेटिंग कैसे आती है? वो आपका एक्चुअली पार्ट है लीनियर रिग्रेशन का। और स्टेट स्पेस को मिला के, क्योंकि अगर एल्गोरिथम देखते हैं तो स्टेट स्पेस उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एक आउटपुट चाहिए आपको कि आपकी मूवी की रेटिंग जो है वो अच्छी हो, एक आउटपुट चाहिए आपको कि आपकी मूवी की रेटिंग अच्छी हो, तो वो आपको यहाँ पर बासानी नजर आ जाती है। ये है लीनियर रिग्रेशन का जो मॉड्यूल वीक 3 में क्या आता है। वीक 3 में डिस्कस किया गया ऊप के कॉन्सेप्ट को, वीक 3 में हमने डिस्कस किया ऊप के कॉन्सेप्ट को, ऊप के कॉन्सेप्ट को हमने वीक 3 में डिस्कस किया था। अब वीक 3 में इसको डिस्कस करने का क्या मतलब है? हमने तो पाइथन उतनी देखनी है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है सैक बैक की, ये सॉरी ये प्रॉब्लम है हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। ये स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है, ये मेरे पास है स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। अब ये स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व हो सकती जब तक हमें ये वाला ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये वो प्रोग्राम नहीं है जो पाइथन में आराम से लिखा जाए, ये पाइथन का एक बेसिक प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम है जो डेटा साइंस के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये वो प्रोग्राम है जो डेटा साइंस के लिए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे के पूरे वीडियो में एक लाइब्रेरीज को ऐड करना सिखाया गया है। लाइब्रेरी सब ऐड होती हैं तो ही हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है जब हमारे पास ये वाला ऊप का मॉडल होगा, ये वाला ऊप का मॉडल होगा तो हम ये स्टैटिस्टिकल लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये लीनियर रिग्रेशन ऊपर वाले लीनियर रिग्रेशन से डिफरेंट है। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी देते हैं, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी देते हैं या प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि मूवी के हिट होने का चांस क्या है। यहाँ पर हमारे पास P है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे हम ये बताते हैं कि व्हाट विल बी द चांस ऑफ हिट दैट मूवी। यहाँ पे हम चांस बता रहे हैं, जबकि दूसरी प्रॉब्लम में हम ये बता रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मैं इसको यहाँ पे कोड करता हूँ, मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पास किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बासानी सॉल्व कर नहीं सकते, वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो है फॉल्स पॉजिटिव की। वो ये प्रॉब्लम है फॉल्स पॉजिटिव जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, कि एक ही टाइम पे कंडीशन फॉल्स भी है और दूसरी टाइम पे कंडीशन ट्रू भी है। ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर रिग्रेशन के एक ऐसे मॉडल को यूज करना पड़ता है जो हमें सैम्पलिंग ऑफ डेटा में एक ऐसी चीज बताता है जो कि पॉसिबिलिटी अरेंज नहीं होती, जो पॉसिबिलिटी डेटा के अंदर अरेंज नहीं हो रहा होता। इसी वजह से इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, कि अगर हमारे पास
प्रॉब्लम हट गई या प्रॉब्लम चेंज हो गई, तो हाउ वी गोना फाइंड द डेटा? हम स्प्लिट टेस्ट से वो डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये पूरा कोड उसके लिए था। ये पूरा कोड इस वजह से बनाया गया, ये इस वजह से करके दिखाया गया कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपके पास कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आएगी या आती है या लाइफ में कभी भी आ सकती है, जिसमें स्टॉक मार्केट है, बिटकॉइन की रेटिंग है, बिटकॉइन में आपने कोई ट्रेडिंग करनी है, आपने किसी को एनालिसिस बताना है, आपने वेदर फोरकास्ट बताना है, कुछ भी, आप इस एल्गोरिथम को इसके साथ अटैच करके इसको देख सकते हो और इसके साथ वर्क कर सकते हो। यहाँ पे आप एल्गोरिथम अटैच कर दो, आपकी वर्किंग एक परफेक्ट वर्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप मार्केट में जब भी अपना कहीं पे भी जाते हो तो आपके पास बहुत से सोल्यूशन है अपने आप को मनवाने के लिए। अपने आप को मनवाने के लिए आपके पास बहुत से सोल्यूशन अवेलेबल होंगे कि आपसे जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली क्या है। हाँ जिशान, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत सी जगह पर यूज होती है। अब यहाँ पे स्टैट्स यूज हो रही है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉइंट बाय पॉइंट यूज किया जाता है। अब आते हैं वीक 4 पे। अच्छा, वीक 4 का जो मॉड्यूल है ये ट्रिकी है। वीक 4 का जो मॉड्यूल है ये ट्रिकी है। ये क्यों ट्रिकी है? अगर यहाँ पे देखो तो हाउ टू प्रिडिक्ट अ मूवी, मूवी की प्रिडिक्शन की जाती है एक आपके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के थ्रू, कि आपको अगर मेरे कोई मॉडल करवा रहा हूँ, यहाँ पर लगाएंगे कि क्या जो हमने ट्रेन और टेस्ट वैल्यू, यहाँ पर मूवी की ट्रेनिंग टेस्ट दोनों वैल्यूज को देखा जाता है और यहाँ पे बताया जाता है कि मेरे पास जो मूवी की रेटिंग आ रही है या मूवी की कोई भी रेटिंग, मूवी के अलावा किसी भी चीज की रेटिंग अगर मेरे पास आती है, मुझे उसको कैलकुलेट कैसे करना है, मुझे उस मूवी की रेटिंग को कैलकुलेट कैसे करना है, मुझे उसको ऊपर डेटा कैसे शो करवाना है, मुझे उसके ऊपर। अच्छा अवैस, बेसिक मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि बेसिक एक्चुअली होता क्या है। ये वलीद मुस्तफ़ा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप उसमें ग्रुप में भी आ जाएगी, और सेकंड ये एलएमएस पे भी हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, वापस आते हैं। तो ये वो सारी चीज है जो यहाँ पर डिस्कस की जाती है। अगर आप अवैस, अगर आप इन लेक्चर्स को तसल्ली से देखोगे तो आपको इनमें से बहुत से सॉल्यूशंस मिलेंगे। बेसिक एक्चुअली होता ये है, डेटा साइंस जो है ना, डेटा डेटा साइंस का मतलब होता है कि आप किसी डेटा की बेस पे आप किसी भी चीज की प्रेडिक्शन करते हैं। डेटा साइंस पे आप एक्चुअली जो वर्किंग होती है वो ये होती है, आप मैं पे एक नंबर दूंगा, वहां पर आपने ना अपना कांटेक्ट सेंड करना है, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है क्या? डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, हम डेटा की बेस पे प्रिडिक्शन करके बताते हैं कि एक्चुअली डेटा वैलिड है या नॉन वैलिड है। तो ये सारे मॉडल्स बारी बारी यूज होते हैं। अगर वीक 5 की बात की जाए तो वीक 5 में हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग एन एजेंट, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग एन एजेंट, एजेंट के जरिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। एजेंट क्या है? एजेंट एक एक्चुअली नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम होती है। सर अभी समझ आए? ओके, ठीक हो गया, वैसे डन हो गया। अच्छा, एजेंट एक्चुअली नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम को कहते हैं। अब आपके पास एक एजेंट है। एजेंट क्या करता है? अगर हम टेक्निकली बात करें कि एजेंट एजेंट क्या करेगा, एजेंट कौन होता है, एजेंट क्या कर सकता है? अगर मैं सिंपल बात करूं इस पे, यहाँ पर एजेंट को रखने का मकसद ये था, एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट को पता है आपकी आउटपुट क्या आएगी। एजेंट को पता है आपकी आउटपुट क्या आएगी, बिकॉज एजेंट को आइडिया है आउटपुट का। एजेंट को आइडिया है आउटपुट का कि क्या आउटपुट आ सकती है, लेकिन एजेंट क्या उस आउटपुट को देख सकता है? क्या उस आउटपुट के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। अब एजेंट तभी आपको उस आउटपुट के बारे में बता सकता है जब एजेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे। एजेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे जब उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके पास इनपुट ये है और उसके अगेंस्ट में आउटपुट ये है, इट मीन्स के एजेंट को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एजेंट को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी। ओके ठीक है, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है और बायोटेक्नोलॉजी से अगर इस, हाँ मैं आपको इसकी कोई पीडीएफ जो है ना वो मैं शेयर करवा दूंगा,
ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पीडीएफ में क्या काम कैसे हो रहा है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बात कन्वे कर लूँ, देन आई विल गेट यू नो। अच्छा, मैं आपको जो बुक्स चाहिए या जो भी आपको ये सारी चीज चाहिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से लिंक है, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने की है या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जिन्होंने कोई बात की है, उनके लिए भी मैं आपको बेटर लर्निंग के लिए बुक दे देता हूँ। ठीक है। और ताकि आप लोग ना वहाँ से, मैं आपको एक साइट बता देता हूँ जहाँ से आप ये सारा कुछ सीख सकते हैं। हम दोबारा मॉड्यूल पे वापस आते हैं, ताकि जो हमारे मॉड्यूल्स की जो सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है कि आपकी जो क्यूरीज आ रही हैं, वो एटलीस्ट जो क्यूरीज हैं वो जो लोग भी क्यूरी कर रहे हैं, आप में से तो कोई नहीं है शायद, लेकिन जो लोग क्यूरी कर रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली सारा काम कैसे चल रहा था। तो हम एजेंट की बात कर रहे थे। एजेंट को सारा इन्फॉर्मेशन पता होती है, फिर एजेंट ने उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। एजेंट ने उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, तो एजेंट कहीं ना कहीं तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा। तो एजेंट क्या करता है, ये वाले एल्गोरिदम्स जो स्पेशली हैं, बीएफएस, डीएफएस और इस तरह के सारे एल्गोरिदम्स हैं, ये यूज किए जाते हैं। फिर ये यूज होते हैं गूगल के रास्ता फाइंड में। गूगल मैप इन एल्गोरिदम्स पे चल रहा है, गूगल मैप इन एल्गोरिदम्स पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात, हाँ, एहसन मैं क्यूरीज एंड पे लूंगा। मैं ये सारे लेक्चर को फिनिश करने के बाद ही क्यूरीज लूंगा, सो डोंट वरी। अच्छा, गूगल के मैप एल्गोरिदम्स इस पे चल रहे हैं क्योंकि गूगल काम करता है ए स्टार पे, डीएफएस पे, बीएफएस पे और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के ऊपर। एक है बेस्ट, एक है ब्रेथ, एक है डेप्थ। ये 3 सर्चेस पे पूरा गूगल का एल्गोरिदम मुश्तमिल है। और इस, अगर आप इस बॉक्स को अच्छी तरीके से कर लेते हो, इसमें जो कोड है उसको अच्छी तरीके से मैप कर लेते हो, तो आप लोग डेफिनेटली, मैं श्योरिटी इस बात से कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन भी इस वजह से है क्योंकि मैंने जो कोड किया वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। तो आप लोग अगर ये कोड कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू डिजाइन अ गूगल मैप। शॉर्टेस्ट पाथ आप गूगल मैप का यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, खुद से अपने गूगल मैपिंग के ऊपर एआई को डिप्लॉय कर सकते हो। आप जब एआई को डिप्लॉय कर सकते हो अपने लिए गूगल मैप के ऊपर, तो इट मीन्स कि आप लोगों के लिए भी उस पर गूगल मैप डिप्लॉय करके उनको दे सकते हो। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अगर हम मॉड्यूल 6 पे आते हैं, मॉड्यूल 6 जो है ये सबसे मजे का था। ये है रिग्रेशन मॉडल वर्किंग। मॉड्यूल 6 जो है रिग्रेशन मॉडल, ये लीनियर रिग्रेशन जैसा नहीं है, ये है रिग्रेसर मॉडल। रिग्रेसर मॉडल ये होता है, ये आपको कॉस्ट बताता है। एक्चुअली ये टेक्निकल एल्गोरिथम है, ये रिग्रेसर है। रिग्रेसर क्या करता है, आपको ऑप्टिमल पाथ से लेके आपको एक ऐसा डेटा बताया जाता है। अब जैसे ये है कि अगर आपको बताया जाए कि एक लैपटॉप है या एक हमारे पास
सर हमें कोड के कोलैब लिंक मिल सकते हैं? अच्छा, कोडिंग के जो कोलैब लिंक हैं मैं ट्राई करता हूँ आपको वो सारे शेयर कर दूँ, लेकिन आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें मुबशरा कि आप कोडिंग एक दफ़ा कर लें ताकि एक ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, इस अगर मॉड्यूल की बात की जाए तो अगर मैं किसी जगह पर किसी को ये दिखाता हूँ कि मेरे पास फ़ोटो इस तरह की है, मेरे पास फ़ोटो इस तरह की आई है, तो मैं अगर इसकी प्राइस प्रेडिक्ट करूँगा, अगर मैं इसकी प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ या कॉस्ट इसकी प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ या कॉस्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो मुझे रिग्रेशन मॉडल बताएगा या रिग्रेसर बताएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है या इसकी प्राइस एक्चुअली क्या थी। इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी या इसकी कॉस्ट क्या थी, ताकि मैं मार्केट एनालिसिस खुद से बैठ के कर सकूं, मार्केट एनालिसिस, ताकि अगर मैंने इसकी प्राइस लगानी है ई कॉम स्टोर पे, किसी भी ई कॉम स्टोर पे अगर मैंने प्राइस लगानी है जैसे अमेजोन हो गया या ईबे हो गया, यहाँ पे मेरा ये एल्गोरिदम यूज होगा। ये इसलिए एल्गोरिदम डिजाइन किया गया था कि यहाँ पर इस एल्गोरिदम को यूटिलाइज किया जाता है ताकि आप लोग आसानी यहाँ पर वैल्यू जो होगी डेटा के अंदर, यहाँ पर आप इन एल्गोरिदम के साथ ई कॉम वालों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, जो ई कॉमर्स स्टोर वाले होते हैं उनको आप सोल्यूशन दे सको कि एक्चुअली आप काम इस तरह कर रहे हो या एक्चुअली आपका काम इस तरह चलता है। सो ये वाला एल्गोरिदम स्पेशली ये ई कॉमर्स वालों के लिए था कि ई कॉमर्स को आप सोल्यूशन दे सकते हो। वीक 7 सबसे मजे का था क्योंकि ये मेरा फेवरेट इस वजह से है कि यहाँ पर एक्चुअली आपको बताया गया है जो एल्गोरिदम, ऑनेस्ट बताऊं कि ये दुनिया में किसी ने इस एल्गोरिदम को आज तक नहीं करवाया, उसकी एक रीजन है। ये एल्गोरिदम एक्चुअली आसान एल्गोरिदम नहीं है। ये मैक्सवेल का एक एल्गोरिदम है जो ऑप्टिमल प्रॉब्लम आता है। ऑप्टिमल प्रॉब्लम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो पीछे हमने रिग्रेशन मॉडल है वो एक्चुअली आपको बाद में कहेगा कि आपने प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ये दुनिया में कोई भी बंदा जो है एल्गोरिदम के नहीं करवाता, उसकी एक रीजन ये है कि ये एल्गोरिदम समझाना और करवाना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग एमआईटी के, हार्वर्ड के या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस एल्गोरिदम को यूज करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये एल्गोरिदम कहाँ पे यूज हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये यूज करता है फेसबुक, ये यूज करता है गूगल, ये यूज होता है इंस्टाग्राम पे, ये यूज होता है स्नैपचैट पे, ये आपका यूज होता है व्हाट्सएप पे, और यही एल्गोरिदम आपका यूज होता है वाइबर पे। ये दुनिया का सबसे बेस्ट वे है एल्गोरिदम का, जिसको मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया। उसकी रीजन ये थी इस एल्गोरिदम को करवाने की, ताकि अगर आप लोग इनमें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये पता हो कि एक्चुअल में जो ऑप्टिमाइजेशन या डिसीजन ट्री बनाया जाता है उसकी बेसिक क्या होती है, डिसाइड किस बात पे किया जाता है, डिसीजन ट्री क्यों बनता है, किस बात पे हम डिसाइड करते हैं कि ये वाला काम इस तरह होगा और ये वाला काम ऐसे होगा। सो इस एल्गोरिदम को इस वजह से यहाँ पे रखा गया था और आपको कोड लिख के इस वजह से दिखाया गया था ताकि आप जब गूगल के साथ या किसी के साथ भी काम करना चाहें तो आपको ये पता हो कि ओपी, इसको हम टेक्निकली ओपी एल्गोरिदम कहते हैं, ये ओपी एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ओपी एल्गोरिदम क्या है, ओपी एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ओपी एल्गोरिदम का मतलब क्या है मार्केट में, और ओपी एल्गोरिदम को सीखने के बाद आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैकडॉनल्ड्स वालों को आप ये बेटर सोल्यूशन बना के दे सकते हो कि अगर आप ये प्रोडक्ट फला जगह पे लॉन्च करते हो तो आपकी प्रोडक्ट इतने की बिकेगी, और ये सोल्यूशन आपका अमेजोन पे जाता है। यही सोल्यूशन आपका मैकडॉनल्ड को आप दे सकते हो। जितने भी स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन कोई चीज सेल करते हैं या आपने किसी को डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन बनानी है, आप उनको ये सारे सोल्यूशन बेच सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिदम कंसीडर किया जाता है। सिर्फ ये करवाया इस वजह से नहीं जाता ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को, कि लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है या एल्गोरिदम ऑप्टिमल में किस तरह जाता है। फिर वीक 8 में उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताई गई जिसको हम सैक बैक प्रॉब्लम कहते हैं। सैक बैक प्रॉब्लम, अच्छा सैक बैक प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर आपको इस सैक बैक प्रॉब्लम के बारे में एक चीज बताता हूँ। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को चेक किया जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को चेक किया जाता है। अब न्यूरोनिक वे क्या है, सैक बैक के अंदर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, यहाँ पे प्योर कोड आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो आपको एविडेंस मिलेगा वो एविडेंस मिलेगा सैक बैक, इसको इस वजह से कहते हैं कि आपके पास जो छोटा तरीन, अभी जैसे मैं बात कर रहा था डीएफएस की, तो शॉर्ट पाथ, आपने किसी भी सोल्यूशन की तरफ जाना है, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन वाली साइड पे जाना है, तो आप ये प्रॉब्लम यूज कर सकते हो। इसको सैक बैक कहते हैं, इसको सैक बैग प्रॉब्लम कहा जाता है या इसको सैक बैग का सोल्यूशन कहा जाता है।
अब सैक पैक का जो सोल्यूशन होता है वो एक्चुअली डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन एल्गोरिथम्स को डिजाइन किया जाता है। ये सैक पैक है, ताकि अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में या किसी भी अमेज़न के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे होते हो तो आपको ये पता हो कि शॉर्ट पाथ से आप किस तरह किसी के पाथ को फाइंड आउट कर सकते हो और उसको बता सकते हो आप ठीक जा रहे हो या गलत जा रहे हो, आप ठीक जा रहे हो या गलत जा रहे हो। इसके बाद आपको जो वीक में यहाँ पर बताया गया है ये सैक पैक प्रॉब्लम सॉल्यूशन 2 है। यहाँ पर आपको सैक पैक प्रॉब्लम सॉल्यूशन 2 बताया गया है जिसको डायग्राफ कहते हैं, डायग्राफ कहा जाता है। अब डायग्राफ डायग्राफ एक और पार्ट है जहां पर आप सॉल्यूशन बना रहे हो। अच्छा, अब ये वाला जो एल्गोरिदम है डायग्राफ का, ये जो पार्ट है, ये जो ये एल्गोरिदम है डायग्राफ का, ये कहाँ पे यूटिलाइज होता है? मैं अगर आपको इसकी मजे की बात बताऊं, सिर्फ अगर आप ये एल्गोरिदम कर लो ना, आप पूरा का पूरा बिटकॉइन, बिटकॉइन में वर्किंग आपको समझ आ जाएगी कि बिटकॉइन कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है। आपको बिटकॉइन या जितने भी कॉइन्स ट्रेडिंग पे चल रहे हैं बायनेंस पे या किसी भी जगह पर, आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी कि बिटकॉइन ऊपर नीचे कैसे होता है या बिटकॉइन में आप पैसा कब और किस तरह इन्वेस्ट करोगे। आप इसका सोल्यूशन बना सकते हो बिटकॉइन में अगर आप ये सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लो। तो ये लेक्चर्स इस वजह से इस सीक्वेंस में आ रहे हैं। सेकंड, जो वीक 9 है, वीक 9 में एक मजे की चीज है, वीक 9 में एक मजे की चीज। अच्छा बच्चों, फिर से एक्चुअली एक आवाज आती है तो मैं पीछे से माइक म्यूट कर देता हूँ। अच्छा आकिब, मैं आपको जो आपके पर्सनल कांटेक्ट जो भी आप पूछ रहे हो ये मैं आपको सबको शेयर कर देता हूँ, कोड, कॉन्टैक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें जो वीक 9 है, ये मजे की चीज इसमें क्यों है? इसमें वीक 9 में ना जो चीज मजे की आई है ना वो ये है, एक तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सैक पैक मिल जाएगा, जो हम सैक पैक ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आपको यहाँ पे उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा कि सारे के सारे एल्गोरिथम्स को एक साथ अगर हम मैनेज करते हैं या मेजर करते हैं तो सैक पैक चलेगा कैसे। मशीन लर्निंग से किस हद तक? यहाँ पर सारे एल्गोरिथम्स को मिला के एक एल्गोरिथम डिजाइन किया गया। अब वो एल्गोरिथम आपको सारे कंप्यूटेशन मॉडल्स के बारे में बता देगा कि मॉडल में ऑलवेज क्या हो ग्रेटर रहा है। ये आ गया। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप देख लेते हो या सॉल्व करने की ट्राई करते हो, इसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज किया गया है। वो इसी वजह से यूज किया है कि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह काम करोगे। और ये वाला प्रॉब्लम पूरे आप मैकडोनल्ड्स को, केएफसी को या जितने भी फूड कॉर्नर्स की चेन है, आप उनको उनके फूड की प्राइस बता सकते हो कि आप इस एरिया में हो, इस फूड की प्राइस ये रखो तो आप इतना ग्रो करोगे। जैसे मैंने इस तरह का एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, सो मेरे वो जो वहाँ पर एक चीज़ है मैं उसके हिसाब से उसको ग्रो करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि भाई आपने यहाँ पर ये काम करना है। इसका जो एविडेंस पाथ है, एविडेंस पाथ में ये शॉर्टेस्ट पाथ बताया जाता है कि अगर हम कोई सोल्यूशन डिप्लॉय करते हैं। अभी तो नहीं, इसके बाद एक और सेशन है। ये सेशन के बाद बताते हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअली ये बताया जाता है कि शॉर्ट पाथ को कैसे सॉल्व करेंगे और इस शॉर्टेस्ट पाथ में हम कौन कौन सी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर आ रही है, हर चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। फिर मॉड्यूल 10। अच्छा, मॉड्यूल 10 में आपको बहुत मज़ा आएगा। मॉड्यूल 10 में आपको मज़ा इस वजह से आएगा कि ये कंप्यूटेशनल मॉडल है। अब कंप्यूटेशन मॉडल में आप कैसे यूज़ करते हैं? ये कंप्यूटेशन मॉडल वो मॉडल है जिसमें आप लोग किसी की डेटा चेन को चेक कर सकते हैं। अब डेटा चेन क्या होती है, मैं मजे की बात बताऊं आपको डेटा चेन के बारे में। डेटा चेन क्या होती है? अगर आप कहते हो कि मेरा एक बिजनेस है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ?
व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन डू। तो आप इस एल्गोरिदम के थ्रू उसको ये बता सकते हो कि फिजिबिलिटी, एक रिपोर्ट बना के दे सकते हो कि आपकी फिजिबिलिटी ये होगी, आपके इस बिजनेस की फिजिबिलिटी ये होगी, इस बिजनेस की फिजिबिलिटी ये होगी, इस बिजनेस को आप ऐसे देखोगे, इस बिजनेस को आप ऐसे देखोगे। तो आप ये वाला काम परफॉर्म कर सकते हो। आप ये वाला काम के लिए आपके पास हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक, इस वजह से डायरेक्टली शायद आपको पता ना लगे कि इंटरलिंक है, लेकिन ये इंटरलिंक इस वजह से है कि हर पॉइंट जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपको हेल्प आउट कर रहा है इन अर्निंग समथिंग। अब ये वाला रोलिंग का डाइस प्रॉब्लम, ये रोलिंग का डाइस प्रॉब्लम एक्चुअली एक बुक है, उसका लेक्चर 4 है। एक बुक है, उसका लेक्चर 4 है, स्टोचैस्टिक थिंकिंग एंड रैंडम वॉक। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम एक निहायत ही मजे की प्रॉब्लम एमआईटी के अंदर एक डिस्कस हुई थी, रोलिंग अ डाइस। कि अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो आपके पास कितने परसेंट चांस है कि वो 6 आएगा, कितने परसेंट चांस है कि 5 आएगा, कितने परसेंट चांस है कि 1 आएगा। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वाला सोल्यूशन आप कैसीनोज को दे सकते हो। कैसीनोज हैं या खैर ये कैसीनो वाली बात तो एक अलग है, क्योंकि मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ इस वजह से शायद मेरे मुंह से कैसीनो का निकल आया था। सो एक्चुअली आप ये ट्रेडिंग वालों को भी दे सकते हो। सो हर एल्गोरिदम एक दूसरे से मजे से इंटरलिंक इस वजह से है कि हर पार्ट पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक नई चीज से मिलवाएगा। हर पार्ट एक नई चीज से मिलवाएगा। जो वीक 12 है इसमें 2 पार्ट रखेगा। इसमें है एक प्रिडिक्टिंग मॉडल, इफ यू नीड टू प्रिडिक्ट वेदर फोरकास्ट या एनी फ्यूचर, या जो कहते हैं ना फार्मर्स जो काम कर रहे होते हैं, फ्यूचर डिस्कस करते हैं। ये रैंडम वॉक में ना एक बुक है जो डिसीजन करती है कि आप किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेने जा रहे होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, लुइस पास्कल है या रॉबर्ट ब्राउन है, ये सारे एक थ्योरी पे काम कर रहे थे जो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की एक थ्योरी होती है, उस पे काम कर रहे थे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दिया था इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, एक्चुअली ये सारे दोनों भी इसी पे काम कर रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को काम किया वो साथ नजर आ गया था। तो एक्चुअली दे वर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन की वर्किंग हम सबको नजर आ गई। सो दैट्स व्हाई अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आ गया इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। बट जब ये एक्चुअली बना कैसे था, ये एक और वॉक है। अब ये दोनों आपस में इंटरलिंक इस वजह से, जब हम ये वॉकिंग करके आगे आते हैं, ये वॉकिंग आगे निकलती है, तो एक्चुअली होता ये है कि हम लोग इन सारे एल्गोरिदम्स को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और आपको सोल्यूशन मिल रहा होता है। ये उस एल्गोरिदम का पार्ट है। अब यहाँ से आप यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था वो ठीक था या गलत था। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसकी एक थ्योरी बताऊंगा कि एक्चुअली ये थ्योरी किस तरह आ रही है। अब ये वो सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपके इसमें रखे गए हैं और इसी सीक्वेंस में इसी वजह से रखे गए हैं कि अगर मैं आपकी बात करूं कि एक बिग बैंग थ्योरी को अभी भी डिस्कस किया जा रहा है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट विच इज गोइंग ऑन इन स्विट्जरलैंड। हाइड्रा कोलाइडर बनाया गया है। तो आप अगर जो लास्ट एल्गोरिथम है उससे आपको पता लग जाएगा हाइड्रा कोलाइडर कैसे काम कर रहा है। तो हमारे जितने भी जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं या डेटा साइंस वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की जगह पर जाके काम करते हैं। उनका सारा काम इस तरह की जगह पर होता है, ना कि सिर्फ आप एक डेटा साइंस का कोर्स करके आप एक जेनेरिकली एक जगह पर बैठ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। सो एक्चुअली आप इन जगह पर जाके काम करते हैं। इस वजह से ये मॉड्यूल्स का सीक्वेंस इस वजह से इस तरह रखा गया था। और हर मॉड्यूल जो है वो अपने एक खास लेवल तक है। हर मॉड्यूल अपने एक खास लेवल तक रखा गया है। उसकी एक रीजन यही थी कि आप पे ज्यादा बर्डन भी ना आए और आप अपने आसानी से वर्किंग कर लें। आप पे बर्डन भी ना आए और आप वर्किंग भी कर लो। तो ये वो पूरा एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसकी बिना पर हम आप लोगों से क्वेश्चंस करते हैं। अब आपकी क्यूरीज पे आते हैं। पहला आपकी क्यूरी है कि जी जो क्वेश्चन जो क्विज है, मैं अब आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ। सो पहला एक आता है क्विज का पार्ट कि जी क्विज जो है वो डिफिकल्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्यूरी रिगार्डिंग क्विज। तो क्विज जो पहले वीक का था या फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स का जो क्विज था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आई एग्री। क्विज आपका जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्विज आपका रिप्लेस हो जाएगा और उससे आपको
हाँ सोल्यूशन मिल जाएगा कि क्विज आपका रिप्लेस हो गया, क्विज रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये क्यूरी आपकी आज में सॉल्व हो जाएगी। सेकंड, ये जूम सेशन जो है ये अभी अपलोड हो जाएगा। ये तो दो क्यूरीज आपकी आ गई। अब इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में व्हाट यू नीड। अच्छा, क्विज के सॉल्यूशन भी तलहा हम शो करवा देंगे आज या कल में, आपको क्विज के सॉल्यूशंस भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपकी क्यूरी जो है ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। इंटर्नशिप के लिए आप लोग का मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट जब आपको मिलेगा, आप उस पर ईमेल करोगे ctu@pftp.online पे, आप मुझे उस प्रोजेक्ट को करोगे एंड सेकंड आप अपनी साथ मुझे सीवी सेंड करोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस सेंड करना था। यस मैं डेफिनेटली ज़िशान इस पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका वीवो V2111 से आपका ज़िशान नाम भी याद हो गया। अच्छा ज़िशान, और बाकी सब जो व्हाट्सएप का ग्रुप जैसे ऐड आपने करना है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। असाइनमेंट आपकी जल्दी चेक होके आपको मिल जाएंगी भी, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं आपको बुक्स या जो भी आपकी जो सारी वर्किंग है वो मैं आपको सारी की सारी वर्किंग जो है वो बता देता हूँ। ईमेल इज़ नॉट क्लियर। अच्छा मैं ईमेल टाइप भी कर देता हूँ, मैं अगेन लिख देता हूँ, इट्स cto@pftp.online। ये ईमेल है, इट्स cto@, सर कौन सा वाला प्रोजेक्ट ईमेल करना है? अच्छा जब वो प्रोजेक्ट है मुबशरा आपको मिलेगा, मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगा कि ये प्रोजेक्ट आप ईमेल करेंगे फॉर द इंटर्नशिप। पोर्टल पे अपलोड कर दिया था। मुबशरा वही प्रोजेक्ट है सर, कब तक के मॉड्यूल्स पड़े होंगे? ये आपके पास 7-8 माह तक पड़े हैं। और आपने जो अपने आप को व्हाट्सएप के लिए ऐड करने के लिए जो आपको नंबर है वो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इट्स 0325 24 225 056, ये नंबर है। सना, प्रोजेक्ट की जो डेट है उसको हम ट्राई करते हैं कि एक्सटेंड कर दें। ठीक है, मजीद लेक्चर अपलोड होंगे, 8 माह तक LMS वैलिड रहेगा, तो वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। हाँ ऐसे ही है तलहा। जो अगर मजीद लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, मजीद लेक्चर्स भी। सर वो लोग जो लोग किसी वजह से असाइनमेंट और क्विज नहीं दे सकते, टुडे इज आल्सो द लास्ट डे ऑफ सबमिशन द सेंटिमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा एहसान, आप मुझे इस ईमेल पे संडे तक प्रोजेक्ट इजीली सबमिट करवा दो, तो मैं आपके जो मार्किंग है वहाँ पे कर दूंगा अपलोडिंग। जो सना जो प्रोजेक्ट की डेट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एंड देन अगर इसको एक्सटेंड करना है तो मैं उसकी एक्सटेंशन जो है वो आपको बता दूंगा। प्रोजेक्ट डेट जो है वो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी संडे तक। आप लोग अपना जो प्रोजेक्ट है वो संडे तक सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, बैच 5 का प्रोजेक्ट कब तक आएगा एक्सपेक्टेड सर? अच्छा बैच 5 का प्रोजेक्ट भी आपको जल्दी आ जाएगा। उस वक्त नहीं पढ़े थे। अच्छा RS, ठीक है, क्विज का भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्विज कैसे होगा, क्योंकि अब आपको यानी कि क्विज की भी समझ आ गई। एक्चुअली क्विज आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिर्फ टेक्निकल क्विज था। अच्छा ठीक है एहसान, मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा फरहाद, प्रोजेक्ट आपको मेरी तरफ से मिलेगा, मैं आपको प्रोजेक्ट भी बता दूँ। ऑनलाइन, अच्छा आपको मैंने ये बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने कैसे ऐड होना है। सो वो आप अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने आप को बआसानी ऐड कर सकते हैं। वो आपको बता दिया कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ से आप करके अपने आप को व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। हाँ अरसलान, ये अभी कंबाइन हो रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है, तो जूम 5 और 6 के बैच 5 और 6 के कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्यूरीज डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट है वो है संडे। नाउ यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट टिल संडे। प्रोजेक्ट डेट आपकी अब संडे तक है। ठीक है, अच्छा जिन लोगों का मुबशरा अगर आपका क्विज टाइम आउट की वजह से नहीं हुआ तो उसको हम देख लेते हैं। स्कॉलरशिप का हारिस ऐसे है कि आप लोग जब अप्लाई करते हो ना
फॉर इंटर्नशिप, तो उसी में से आपकी जो बेस्ट वर्किंग होती है उसको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं हर बैच के लिए। यस सर, आई हैव अ इशू इन मॉड्यूल 3, हाउ विल यू एड्रेस। अच्छा, एहसन नदीम, आपका जो प्रोजेक्ट, अच्छा जिन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिला उनकी तो खैर है, जिन लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया है तो वो इस संडे तक वो सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा एहसन, जो आपका मॉड्यूल 3 में अगर कोई इशू है, मॉड्यूल 3 में कोई भी स्टेट्स पे कोई भी आपको इशू है, आप मुझे व्हाट्सएप में या इस ईमेल पे कांटेक्ट करो, आपको बहुत आसानी से मैं उसका रिप्लाई बैक कर दूंगा। तो ये तो था हमारा टोटल आज का सेशन। अगर आपको कोई क्यूरी रहती है आप मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। ओके ओके, अवैस मुगल कोई नहीं, आप आराम से घर पहुंचो, ठीक है। आप आराम से घर पहुंचो, आपको ये सेशन अभी पोर्टल पे अपलोड हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको नंबर आ गया, आपको मेरी ईमेल आ गई, सो यू कैन इजीली कांटेक्ट मी विद माय ईमेल। इट्स cto@pfppedu.online। फरहाद, इसके स्लाइड्स, प्रोग्रामिंग कोड्स, ईच एंड एवरीथिंग वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। असाइनमेंट के प्रोजेक्ट तो नहीं मिला कोई। अच्छा असाइनमेंट, हारिस जो असाइनमेंट है वो मैंने चेक कर दिया, क्योंकि मैंने मार्क कर दिया, और हारिस आपका 20 आउट ऑफ 18 आउट ऑफ 20 स्कोर है। मैं आपको जो कोर्स बेसिक है वो भी आपकी सारी शेयर कर देता हूँ। PDF book, each and everything that will be shared by you guys in the WhatsApp group, या मैं आप जैसे ईमेल करोगे मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें। तो ये तो था सारा हमारा आज का सेशन, और दैट्स हाउ वी गोना मेक इट वर्क। अब ये वर्क इस वजह से ही है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सेशंस भी सारे आप लोगों के लिए इसी वजह से रखे जाते हैं कि एटलीस्ट आप क्लियर हो जाए। और मुबशरा, आपका तो वैसे ही अवैस हो गया, हिरा शाह हो गया, आपकी जो भी क्यूरीज थी इसी वजह से आई थिंक कि आपको एक्चुअली मॉड्यूल्स के बारे में क्लियर नहीं था। ये सभी आपकी आके असाइनमेंट्स कुछ लोगों की चेक हो रही हैं, कुछ लोगों का मुझे आइडिया हो गया कि उनकी मैंने चेक करके उनके मार्क कर दिए थे, इस वजह से मुझे उनके नाम याद है। और ख्याल में 19 है। सना, आपके मार्क्स 19 है। अगर आपने मुझे सेंड किया, क्योंकि सना मेरे पास 2 हैं, और सना मोहम्मद सादिक, लेट मी चेक। तो मैं आपके आपके 19 है, क्योंकि दूसरी सना के 18 है, आपके 19 एंड हाफ है। यस, वो सना रहमान है, उनके 18 है, आपके 19 एंड हाफ है आउट ऑफ 20। तो ये आपके असाइनमेंट्स और ये बाकी, इफ यू स्टिल, अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझे मेरी ईमेल पे बता दें। जज़ाकल्लाह बच्चों।